हमने इमरजेंसी और इंदिरा पे कई सीरीज चला और इमरजेंसी के कुछ और पहलू की ओर हम लेकर गए, लेकिन इमरजेंसी की मुखालफत करने वाले लोगों ने लगातार ये कहा और बीजेपी ने पूरा काला दिवस मनाया इमरजेंसी के 50 वर्ष होने पर। कलम तोड़े गए कि लोकतंत्र की हत्या हो गई थी, पूरा काला था, ये था, वो था, तरह तरह की दलील। लेकिन अभी तो कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई घोषित इमरजेंसी नहीं है। उस समय तो घोषित इमरजेंसी थी। अभी अघोषित इमरजेंसी में क्या हो रहा है, 3 घटना की तरफ अभी लेकर चलता हूँ। परसों से लेकर कल तक पिछले 2 दिन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक सीनियर पत्रकार है अजीत अंजुम, बिहार में एसआईआर को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर। बिहार से दूसरी खबर, तुषार गांधी के परपोते हैं, बिहार से उन्होंने यात्रा शुरू की, बदलेगा बिहार, बदलेगा सरकार, बदलेगा सरकार, बदलेगा बिहार। उनसे चंपारण में ही, पूर्वी चंपारण में उनके साथ बदतमीजी की गई। कोई कार्रवाई हुई, कोई एफआईआर हुआ? तीसरा, उमर अब्दुल्ला, कल सोशल मीडिया पे पूरा वीडियो वायरल था कि उन्हें शहीदों के कब्रिस्तान पर जाकर फतिहा पढ़ने से रोका गया और घर में नजरबंद किया गया, उपराज्यपाल द्वारा, पुलिस द्वारा, यानी कि आप समझ ही रहे। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर किस कानून के तहत उन्हें रोका गया और कहा कि वे चाहे शहीदों को याद करने जाएंगे। 1931 में, इसका संदर्भ बता दूं, श्रीनगर केंद्रीय कारागार के बाहर डोगरा सेना द्वारा मारे गए 22 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। उपराज्यपाल ने 2020 में इस दिन की जो राजपत्रित गजटेड छुट्टी थी उसको हटा दिया था, उसको रद्द कर दिया गया था। मिला जुलाकर आप देख रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट मसले हैं। उमर अब्दुल्ला इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, अजीत अंजुम बड़े पत्रकार हैं और तुषार गांधी महात्मा गांधी के परपोते हैं। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडवोकेट भी हैं। समझते हैं कि आखिर क्या ये अघोषित आपातकाल बदतर है। कहने के लिए तो कोई घोषणा नहीं है, लेकिन क्या क्या हो रहा है सबके सामने है। स्वागत है सर जी। देखिए सर, ये सरकार कभी सच बाहर नहीं आने देना चाहती। जी इस सरकार का शुरू से मोडस ऑपरेंडी ये है कि आप सवाल मत पूछिए, आप इनका विद्रूप चेहरा मत दिखाइए, बस गुडी 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 दिखाइए। बिहार का मामला हो, तुषार गांधी का मामला हो या फिर उमर अब्दुल्ला का मामला, इस सरकार का हमेशा से मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, और उसके लिए हमेशा से ये सरकार, कोई चाहे इनका जितना नजदीकी क्यों न हो, ये जो है वो क्या कहते हैं, बिल्कुल अपनी आलोचना किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करती। ये सरकार पूरे देश में अगर आप देखेंगे 14 साल 11 साल से जब से बनी है, तब से केवल 2 ही लोगों की आलोचना को ये बर्दाश्त कर रही है, पता नहीं क्यों। सुब्रमण्यम और उस स्वामी। तरह की घोषित अघोषित कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें एक है सुब्रमण्यम स्वामी, वो आए दिन प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या क्या मानसी सोनी से लेके एस जयशंकर विदेश में इनके लिए क्या व्यवस्था कराते हैं अय्यासी की, ये सब जो है वो ऑन कैमरा कहते रहे हैं, लेकिन चाहे संयोग हो, दुर्योग हो या जो भी कारण हो, आज तक सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरना तो इनकी ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह तैयारी रहती है कि इधर पार्लियामेंट में किसी ने बोला, उधर उसके पास नोटिस गई या ईडी पहुंच गई या सीबीआई पहुंच गई, इनकम टैक्स पहुंच गया या कुछ नहीं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है गडकरी, जो बीच बीच में गाहे बगाहे बड़ी कड़वी बात बोलते रहते हैं, लेकिन भाई अभी तक गडकरी के खिलाफ
घोषित अघोषित कार्रवाई नहीं हुई, भले वो हाशिए पर मंत्रिमंडल में होते हुए पड़े हों। न मंत्रिमंडल से हटाए गए, न जो है वो आए दिन कुछ न कुछ अनप्लीजेंट बोलते रहते हैं। अब इस सरकार में की असहिष्णुता कितनी है, ये केवल एक तथ्य से और जान जाइए कि अभी इस सरकार में चाहे नूरा कुश्ती चल रही हो, या घोषित युद्ध चल रहा हो, या खींचतान चल रहा हो, कि आरएसएस और मोदी सरकार के बीच में खींचतान चल रही है आपस में। और एक 75 साल का मुद्दा है कि 75 साल होने के बाद लोग मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं सक्रिय राजनीति से हटकर। तो यहां तक कह दिया मोहन भागवत ने कि मैं भी 75 का होने जा रहा हूं और मोदी भी 75 के होने जा रहे हैं, और भाई एक समय आता है जिसके बाद जो है सक्रियता छोड़ करके पिछली पीढ़ी को सब दे दिया जाता है आगे करने के लिए, और आदमी वानप्रस्थ जीवन में चला जाता है। इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर ये खबरें उड़ रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक वो खबरें सत्य साबित ना हो तब तक उड़ना ही कहा जाएगा, कि जी। आरएसएस मुख्यालय पर ईडी का छापा पड़ सकता है। असहिष्णुता का आलम ये है, आप समझ। ऐसे में जब बिहार के पुनरीक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी जो है इसमें शामिल करिए, और अगर जहां शामिल नहीं करते तो आप कारण बताइए कि आप क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं। ये कह के 28 जुलाई की डेट लगा दी, और उसके बाद लगातार ये खबरें आने लगी कि कहीं कागज के साथ शामिल हो रहा है, लिया जा रहा है, कहीं आधे अधूरे कागज के साथ लिया जा रहा है, कहीं आपका जो है वो आधार कार्ड के साथ लिया जा रहा है, कहीं वोटर कार्ड के साथ लिया जा रहा है, कहीं बाकी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, कोई पावती नहीं दी जा रही है। ऐसे में जब ये चल रहा है कि बिहार में इस तरह जो है अनियमितता हो रही, कि कहीं लिया जा रहा है, कहीं नहीं लिया जा रहा है, कहीं आधे अधूरे लिया जा रहा है, और चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट करा दी हो, चुनाव आयोग ने या हमारे गोदी मीडिया ने प्लांट कर दी हो, कि यहाँ म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल तक के जो है लोग वोटर हैं, जिस पर हालांकि बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया विपक्षी दलों की हुई है, और सबने सवाल उठाया कि अगर एक भी, मनोज झा ने तो यहाँ तक कहा कि अगर एक भी वोटर बांग्लादेश या कहीं का मिलता है बाहर का, तो सरकार ये भी बताए कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड से लेके सब कुछ बनाने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने की जिम्मेदार केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऐसे में हमारे पत्रकार जो 2-3 सीनियर पत्रकार जो है, हालांकि तमाम यूट्यूबर बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन 2-3 सीनियर लोग भी जो है बिहार में लगातार घूम रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग आ रही। उसमें अजीत अंजुम एक हैं, राजीव रंजन जी हैं, आपके आवेश तिवारी हैं, इस तरह कई पत्रकार सीनियर लोग घूम रहे हैं, लेकिन और लोग तो बाहर ही लोगों से बात कर रहे हैं या बता रहे हैं। अजीत अंजुम जी का गृह जिला है बेगूसराय। अजीत अंजुम जी बिहार घूमते घूमते अपने जिले बेगूसराय में पहुंचे, और वहां एक बलिया कस्बा हो या जो भी हो, अथवा बलिया, हम्म। हाँ, वहां जो है वो एक वोटर, जहां पर ये सब जमा हो रहा है केंद्र में, वहां पहुंच गए, और उन्होंने वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर दी कि ये फार्म है जिसके साथ जो है ये नहीं है, ये फार्म है जिसके साथ ये नहीं है, ये कागज नहीं है, ये जिसके साथ कागज है, इस तरह लिया जा रहा है। हालांकि वहां के जो उपस्थित लोग थे, वो अब पदभार में बीएलओ, ईएलओ या जो भी कहे जाते हों, वो लोग बड़े एक प्रकार से जो है वो सशंकित थे कि हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। फिर कोई एक व्यक्ति आता है जो उनसे कहता है कि आप सर क्यों ऐसे भीतर चले आए, इसकी इजाजत नहीं है।
आप जो है वो क्या कहते हैं परमिशन लेके भीतर जो है क्या कहते हैं आइए यहाँ आप जो आ गए हैं, तो परमिशन लेने जाते हैं, इतना वीडियो में दिखाया जाता है। अब उनके खिलाफ पता चला कि एफआईआर दर्ज हो गई है, उस जो जहां आपके मतदाताओं का जो है वो जो फॉर्म दिया गया है लेके इकट्ठा करके जो छांटा जा रहा है, ये जा रहा है, उस केंद्र में वो घुसे थे। अब उसको टेक्निकली जो भी कहा जा रहा हो, तो पुलिस ने आज कहा, कंफर्म किया कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में हस्तक्षेप करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये पुलिस ने कल सोमवार को जो है इसकी जानकारी दी। शिकायत में दावा किया गया कि इन लोगों ने मुस्लिम मतदाताओं की संख्या और उनमें से कितनों ने अपने नामांकन पत्र जमा किया उसके बारे में पूछा है। अजीत अंजुम पर 12 जुलाई को बलिया के एक मतदान केंद्र का दौरा करने के बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अंजुम जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं कि दावा है कि उन्होंने मतदान केंद्र पर गई गणना फॉर्म मिले, कुछ बिना फोटो के और कुछ आंशिक रूप से भरे हुए या बिना हस्ताक्षर। बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ मोहम्मद अंसारुल हक की शिकायत पर अंजुम पर आपराधिक अतिक्रमण, वैध आदेश की अवहेलना, लोक सेवक को अपना कर्तव्य करने से रोकना और बीएनएस की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करने के साथ साथ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अब सवाल इस बात का है कि अगर जो है मतदान केंद्र में या कहीं पर भी जो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, तो उसके पारदर्शिता में कौन सी गोपनीयता है जो गोपनीयता भंग, कौन सी जो है वो क्या कहते हैं धार्मिक भावनाएं भंग हुई हैं, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं अगर उसके संबंध में कोई जांच पड़ताल की जाती है तो इससे सांप्रदायिक भावना कहाँ भंग हो जा रही। अगर अगला आदमी ये कहे कि जो है मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो एक बार आप इस बात को उठा सकते हैं साहब ये जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब सवाल इस बात का है कि जिस बात की हवा पूरे उसमें है, जिस बात के लिए है कि बांग्लादेश, नेपाल और जो है म्यांमार तक से जो है आ गए हैं लोग वोटर हैं, तो कौन लोग वोटर हैं? क्या जो है वो बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से जो है वो क्या कहते हैं हिंदू वोटर आए हैं, या कौन वोटर आए हैं जिनके बारे में आपत्ति है कि वो आकर के यहाँ की डेमोग्राफी को जो है या यहाँ के सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और जो है मतलब वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारिता से तो शुरू से जो है सरकार का 36 का आंकड़ा है, या तो इनकी राग दरबारी गाने वाले पत्रकार हैं या विपरीत पत्रकार हैं, और जो विपरीत पत्रकार हैं जो सच दिखाने की कोशिश करते हैं उनको किसी न किसी रूप में, चाहे वो जो है व्यंग्यकार हो चाहे वो पत्रकार हो, उनको ये सरकार लगातार प्रताड़ित करने का जो है कार्य करती है। इस सरकार ने पूरे सिस्टम को, पूरे विज्ञापन के सिस्टम को जो डीएवीपी के माध्यम से या राज्य सरकारों के माध्यम से दिया जाता है, उसको जो है वो क्या कहते हैं इस तरह का बना दिया है कि आप समझिए कि जो है जो राग दरबारी नहीं गाएगा उस मीडिया संस्थान को, उस जो है क्या कहते हैं प्रिंट मीडिया को, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकारी विज्ञापन नहीं मिलेंगे। ऊपर से तुर्रा ये है कि जो मिलते भी हैं उसमें इतना जो है भारी कमीशन खोरी का आरोप है कि जिसके बारे में जो है वो सारे जो है आपके क्या कहते हैं मीडिया संस्थान जानते हैं, लेकिन वो जो भागे भूत की लंगोटी भली के तहत वो चुप्पी साधे हुए हैं। एक कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, तो मीडिया भारत में इस तरह हो गया है जहाँ चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा ये मैं दुनिया भर के भ्रष्टाचार कदाचार को ये उजागर करते हैं, लेकिन जो इनके साथ होता है रोज, चाहे वो दिल्ली के डीएवीपी की गलियों में हो, चाहे वो रेलवे के विज्ञापन में हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के विज्ञापन में हो, चाहे राज्य सरकारों के विज्ञापन में हो,
जिस तरह की सब कमीशन खोरी, जिस तरह का जो है वो क्या कहते हैं तंत्र, भाईवती मदद, पक्षपात, ये सब होता हो, ये इसके बारे में जो है ये पता नहीं क्यों कौन सी चुप्पी है जो इन्होंने एकदम चुपचाप साध रखी है और उसको ये लगातार बर्दाश्त करते हैं। हम लोगों का जमाना था कि जो है आपके सरकारी विभागों के पीआरओ दो लाइन जो है वो क्या कहते हैं अपने विभाग की गिरदावली छापने के लिए चिरौरी करते थे, और आज की डेट में विज्ञापन वाले लेके आते हैं रिपोर्टर के पास, रिपोर्टिंग इंचार्ज के पास, कि ये जो है विज्ञापन की खबर आई है, इसको जो है प्रमुखता से 3 कॉलम 2 कॉलम 5 कॉलम छापिए, इतना विज्ञापन का मामला, और उसको जो है छापना पड़ता है। पत्रकार की हैसियत जीरो हो गई है, जीरो जी। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो है हो गई है, तुषार गांधी पौत्र हैं महात्मा गांधी के, और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया गांव में महात्मा गांधी के एक कार्यक्रम के दौरान अपमानजनक स्थिति का उनको सामना करना पड़ा। बिहार यात्रा पर निकले तुषार गांधी सोमवार को तुरकौलिया के ऐतिहासिक नीम के पेड़ के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान उनके साथ आए एक पदयात्री ने महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की, तो गांव के मुखिया विनय सिंह नाराज हो गए। उन्होंने मंच पर चढ़कर विरोध जताया और तुषार गांधी को सभा से बाहर निकलने को कह दिया। मुखिया ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और गांव में उनके खिलाफ कोई आलोचना नहीं होने दी जाएगी। इस पर तुषार गांधी ने पहले शांत रहते हुए मुखिया से संयम बरतने को कहा, लेकिन जब विनय सिंह ने उन्हें गांधी का वंशज मानने से इनकार कर दिया, तो तुषार गांधी भी आक्रोशित हो गए और दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद मुखिया ने उन्हें कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और गांधीवादियों ने मुखिया के व्यवहार का विरोध किया और कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया। बाहर आकर तुषार गांधी ने लोगों को अपनी आपबीती सुनाई और मुखिया को गोडसे का वंशज कहकर जवाब दिया। तुषार गांधी इन दिनों 12 जुलाई से पश्चिमी चंपारण की पदयात्रा पर हैं और गांधी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। जी जी जी। ये तो ये अब सवाल आपातकाल इस नहीं बात है। का है जी। ये आपातकाल नहीं है, बोलने की आजादी की नहीं, ये पाबंदी नहीं है। आपातकाल नहीं है कि आपको जो है अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा है। अब वो जो है क्या कहते हैं तुषार गांधी जो है वो पश्चिमी चंपारण, जहाँ गांधी जी ने नील आंदोलन किया था, हम्म। और जो है गांधी जी की कर्मभूमि का एक बहुत ही चर्चित हिस्सा पश्चिमी चंपारण बिहार का रहा, और वहां जो है तुषार गांधी को ये दिन देखने पड़े। तो सवाल इस बात का है कि वो कहीं गए थे, किसी नीम के पेड़ के नीचे गए थे, वो कोई सरकारी कार्यक्रम में तो गए नहीं थे कि सरकारी कार्यक्रम में जाके उन्होंने जो है सरकार के बारे में कुछ कहना शुरू किया तो लोगों ने विरोध किया, या सरकार समर्थकों ने विरोध किया। और अब व्यक्ति की आजादी है, किसी को भी कुछ भी कहने की आजादी है। लोगों को पार्लियामेंट का कार्यक्रम देखना चाहिए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखना चाहिए, जो प्रोसीडिंग आज ही के डेट में नहीं, जो पहले गंभीर बहस हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, चंद्रशेखर जी थे, मधुलिमय थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, पीलू मोदी थे, और भी लोग, जगजीवन राम थे। तो किस तरह की गंभीर बहसें हुई होती थी और किस तरह एक दूसरे के खिलाफ भी बातें होती थी, लेकिन उस कक्ष से बाहर निकलते ही सब लोग पुराने दोस्तों की तरह आपस में मिलते जुलते थे। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में ही कहा जाता है कि वो दिल्ली में जाते थे, त्रिमूर्ति भवन में नेहरू जी के साथ रुकते थे, आपके रामलीला मैदान में जाके नेहरू सरकार की धज्जियां उड़ाते थे, और शाम को फिर एक ही टेबल पर बैठ के नेहरू जी और आचार्य भोजन करते थे। इसी तरह लोहिया जी के बारे में कहा जाता है। इसी तरह चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में एक से एक गंभीर बात कहते थे, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं जिनके बारे में कहते थे पार्लियामेंट के बारे में होता था कि जब वो कक्ष से बाहर आ गए तो आपस में दोस्तों की तरह वो बात करते थे, कोई आपस में उस तरह की व्यक्तिगत तिक्तता की बात जो है नहीं होती थी। लेकिन अब जो है तुषार गांधी जाए तो या तो इनकी बिरदावली गाए नीतीश कुमार की, नहीं उनके समर्थक उनको बोलने नहीं देंगे, और तो और तुषार गांधी को
उस कार्यक्रम से जो है बेइज्जत करके बाहर निकाला जाएगा। ये कौन सा जो है भैया आपातकाल नहीं है। अब तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात उमर आपने अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला का कहा, जो जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस 13 जुलाई को था। पार्टी के घाटी के कई नेताओं को नजरबंद किया गया, जबकि कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। इन्हीं घटनाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक मजारे सूदा पर फातिया पढ़ने से कथित रूप से रोका गया, जिसके चलते तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है इस समय सोशल मीडिया पर, जिसमें वो जो है वो बैरिकेड को जो है चढ़ करके और तब उस पार जा करके उन्होंने जो है जा करके फातिया पढ़ा। अब्दुल्ला ने, जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि उन्हें नमाज पढ़ने से रोकने के प्रयास पुलिस ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था। इस कानून के रक्षकों को स्पष्ट करना होगा कि किस कानून के तहत हमें फातिहा पढ़ने से रोका गया। यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उमर अब्दुल्ला के अनुसार जब वे मजार सूदा पर पहुंचे तो गेट बंद था। उन्होंने चारदीवारी फांद कर अंदर जाने का निर्णय लिया, जिससे पुलिस कर्मियों और उनके बीच झड़प की स्थिति बन गई। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने न सिर्फ उन्हें बल्कि अन्य विपक्षी नेताओं को भी उनके घरों में नजरबंद किया, ताकि वो शहीद दिवस पर कार्यक्रम में हिस्सा न ले सकें। अब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पुलिस को बताया कि वे मजार पर जाना चाहते हैं, तो कुछ मिनटों में उनके घर के बाहर बंकर लगा दिया गया, जो देर रात तक हटाया नहीं गया। उन्होंने बिना बताए निकलने का फैसला किया, लेकिन फिर उन्हें रोका गया। यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। पुलिस ने झंडा फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनके समर्थक मजार तक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के सेवक हैं। वे 13 जुलाई को हमें रोक सकते हैं, लेकिन हम जब चाहें तब यहाँ आएंगे और शहीदों को याद रखेंगे। जी। इस घटना को लेकर प्रशासन ने अपनी ओर से कोई सफाई या कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को उल्लंघन बताया है। पूरे देश में इसकी आलोचना हो रही है, और आलोचना यही नहीं हो रही कि उमर अब्दुल्ला रोके गए, आलोचना ये भी हो रही है कि उमर अब्दुल्ला जब गाहे बगाहे केंद्र सरकार की चमचागिरी करते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो लोग कहते हैं कि लो मियाँ मिट्ठू बनने गए थे ना, मजा लो। जब चमचागिरी कर रहे थे तब तुम्हें नहीं आता कि ये जब मौका पड़ेगा तो तुमको उस चमचागिरी का फल नहीं प्राप्त होगा। ये जो है अपने डंडे से ही तुम्हें हाकेंगे, हाँक दिया ना, तो ये सर। और उसके बाद है कि साहब ये इमरजेंसी नहीं है। तो अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? ये स्वतंत्रता तो नहीं है। चाहे अगर उमर अब्दुल्ला गए वहां जाकर उन्होंने फातिया पढ़ ही लेते तो क्या हो जाता? तुषार गांधी उस प्रोग्राम में कही दे क्या हो जाता? और अगर जो है आप चुनाव के वोटिंग के पुनरीक्षण में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उसको अगर किसी ने उजागर किया तो पारदर्शिता कहाँ गई? और फिर जो आप एक फंडा बनाया, उस फंडे का पालन आप अक्षरशः क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अपने मन से जो है वो क्या कहते हैं सबसे तमाम चीजें कह रहे हैं कि किसी के लिए कोई नियम, किसी के लिए कोई नियम, जबकि नागरिकों के लिए एक ही नियम है और आप संवैधानिक संस्था है। आप चीन चीन के क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दो आंख से लोगों को देख रहे हैं? आप एक आंख से लोगों को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप जो है वो क्या कहते हैं न्यायपालिका की जो अंधी देवी है उसकी तरह क्यों नहीं संवैधानिक संस्था है? तो देश के नागरिक हैं तो हैं, चाहे वो काले हों, गोरे हों, किसी धर्म को मानने वाले हों, किसी क्षेत्र को मानने वाले हों। आप देखिए वैलिडली कि वो जो है वो वोटर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। उनको तमाम चीजों पर जो है वो क्या कहते हैं आप निगाह से देख रहे हैं, तो ये बात उठेगी कि नहीं उठेगी? एकदम उठेगी। और ये बात है तभी तो उन्होंने दिखाया। नहीं होती तो कहते कि नहीं भाई, तो बिल्कुल 100% ही तो अक्षरशः जो निर्देश है उसका पालन किया जा रहा है। तो जो आपको आईना दिखाए, जो आपकी विसंगतियों को बताए, उसको आप जो है FIR कर देंगे, उसे गिरफ्तारी की तलवार लटका देंगे, उसको किसी दिन उसके घर गिरफ्तार करने पहुंच जाएंगे,
तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है? कौन सा उन्होंने किसका अपमान कर दिया? अगर उन्होंने सच दिखाया तो इसमें कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने उल्लंघन किया? कौन से उसमें धार्मिक भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया? क्या उन्होंने मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म किसी को गाली दी? उन्होंने कहा कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है। और अगर उन्होंने इस आरोप के बारे में पूछा कि जो आरोप लग रहा है कि आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सवाल पूछना जो है वो क्या कहते हैं, मतलब धार्मिक अपमान करना हो गया। अभी तो अपने आप ही 28 तारीख को सारी चीजें पार्लियामेंट में सामने आएंगी। पार्लियामेंट क्या कहते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में। जी, ये कोई छिपने जी वाली चीज तो है कि मामला कोर्ट में है तो। और फिर कपिल सिब्बल ने भी खुल करके आलोचना की है वहां चुनाव आयोग जिस तरह व्यवहार बिहार में कर रहा हो। कपिल सिब्बल मेन वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह भी मेन वकील हैं, गोपाल शंकर नारायणन हैं, तमाम लोग हैं। तमाम लोग अपने तर्क दे रहे हैं और किसी का तर्क कभी तक ये नहीं कि सर जो है उन्होंने खारिज किया हो। और उन्होंने साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय को है। तो क्या चुनाव आयोग एनआरसी का जो है क्या कहते हैं वो बन रहा है और उसमें जो बाधा डालेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी। ये स्थिति है सर। तो ये तो इमरजेंसी की पराकाष्ठा है। और कैसी इमरजेंसी होती है? चलिए सर, शुक्रिया बहुत बहुत। और यही लगातार जो हम सीरीज चला रहे हैं, घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी, 3 प्रमाण हमने दिए हैं। क्या ये आपातकाल से बदतर स्थिति नहीं है? शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाथ। थैंक यू सर। नमस्कार।